ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.2 और उसका है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये कहता है, आपके पास एक जनरली मैंने आपको बताया था कि ए आई जे, आई होता है रो, जे होता है कॉलम, और इसके साथ जब ये शॉर्ट में 3 क्रॉस 4 लिख दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि m क्रॉस n। m आपके पास ये जो 3 है ये m है, 4 जो है वो आपके पास n है। m क्रॉस n का मतलब है कि 3 रोज और 4 कॉलम्स। इसके बाद आपके पास उन्होंने देखिए आपको जनरल मैट्रिक्स दिए। जनरल मैट्रिक्स मतलब आपके पास, मैं कहती हूँ अगर आपके पास 3 रोज है 4 कॉलम्स है तो इसका मतलब है A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, और इसी तरह से A21 है, A22 है, और A23 है, A24 है। इसी तरह से A31 है, A32 है, A33 है, A34 है। देखिए आप, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 3 into 4 ऑर्डर आ गया आपके सामने। तो आपको उन्होंने ये जो चीज बताई है ना, इसका मतलब है ये वाला मैट्रिक्स, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, अप टू सोन यहाँ तक तीसरी रो और चौथा कॉलम। क्लियर है बात? यस क्लियर है। ठीक है। अब पॉइंट 1 आपके पास ये कहता है कि आपके पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर इस ए के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो रिजल्टिंग आपके पास ए ही देगा। अब आप दोनों से ये सवाल है कि I3 मैंने अभी आपको बताया था, पहले तो आप बताएं मेरे भाई कि I3 आपके पास आंसर क्या आता है। मैं आपको बताया था ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी मैम। ठीक है, आपको देखिए मैंने आपको बताया था ना, डायगोनल में जाते हैं, डायगोनल में इस तरह से, फिर आप ये देखते हैं कि आपको डायगोनल ही देखना पड़ता है कि आपके पास 1 1 1 आ रहा है, अदरवाइज सब एंट्री 0 होती है, तो उसको मैं I3 कहती हूँ ना। जी मैम। तो इस I3 को आपने इस वाले ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो वापस यही ए आ जाएगा। मेरा आपको क्वेश्चन पॉइंट समझ आया? जी जी मैम। यस मिस आया। ठीक है, अब ये मैं इरेज कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब अगर I3 ए के तहत मैं यहाँ पे जो है वो लिख देती हूँ वही मैट्रिक्स जो आपके पास है ये, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये कैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ। और से देखें, ये रो लूंगी, ये कॉलम लूंगी, यहाँ पे आएगा, फिर ये रो लूंगी, ये कॉलम लूंगी, यहाँ पे आएगा आंसर, फिर ये रो और ये वाला कॉलम यहाँ पे आएगा, फिर ये वाली रो, ये वाला कॉलम यहाँ पे आएगा। यहाँ तक कोई बात जो समझ ना आई हो? क्लियर है मैम। क्लियर है भाई आपको? यस मिस जी क्लियर है। मैम। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा इंक्रीज दे के बताती हूँ कि यहाँ पे इंक्रीज क्या आ रही है। अब देखिए आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे कहूँगी 1 into A11, ऐसी बात है। फिर मैं कहूँगी प्लस 0 into जी A21, फिर मैं कहूँगी प्लस 0 into A31। इसी तरह से आगे जब मैं आऊँगी, आगे मैं कहूँगी कि 1 into A12, फिर मैं कहूँगी प्लस 0 into A22, फिर मैं कहूँगी प्लस 0 into A32। ऐसी बात है। आगे देखिए, अब आगे तो खैर इस पे जगह नहीं है, लेकिन जो लिखना है हमने वो मैं आपको फिर लिखवा देती हूँ कि अब आपने इस वाले कॉलम के साथ इस वाले रो को लेना है, तो वो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 1 into A। आपने रजिस्टर पे करना ये है कि आपने इस चीज को आगे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 1 into A13, आगे प्लस 0 into A23, आगे प्लस 0 into A का 33। इसी तरह से आगे इसी तरह से आपके पास जो है वो है 1 into A की 14
and then plus 0 into a 24, otherwise plus 0 into a की 24। ये समझे आपके पास 1 2 आगे 3 फिर उससे आगे 4, इतने आपके पास कॉलम्स का पहले एलिमेंट आपने फाइंड कर लिए। यहाँ तक आपको कोई मसला बताएं? देखिए इस रो को लिया था, जब इस कॉलम के साथ और आपके पास ये आंसर आया था, जी मैम, यही आया था ना? जी जी ठीक है, अब आगे देखिए, जब इस रो को लिया था इस कॉलम के साथ, फिर ये आंसर आया था। जी फिर जब इस रो को लिया था इस कॉलम के साथ, ये आंसर आया था। फिर जब Yes. इसी पहली वाली रो को इस कॉलम के साथ लिया था तो फिर ये आंसर आया। यहाँ तक कोई बात समझ? फर्स्ट रो को 4 कॉलम को जी क्लियर होगा जी। क्लियर है? मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट रो को चारों कॉलम से नंबर जरा देना है। जी जी, अब देखिए, अब ये तो मेरे पास खैर जगह नहीं है, ये आपके पास जब आप कॉपी में करेंगे ना तो आपके पास ऐसे ऐसे आ जाएंगे, मतलब ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला आपके पास इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। मेरी बात समझिए? जी जी मैम। तो देखिए अब आपके पास अब क्या जब मैं आगे आपको करूंगी, ये मैं रेस कर दूं या चले लिखा रहने दूं? देखिए मैं नीचे वाला बल्कि रेस कर दूंगी, क्योंकि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो आप वहां से देख लेंगे। अब देखिए, अब ये दूसरी रो जब आपने लेनी है ना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर इस तरह कि मैं अगर ऊपर वाला भी रेस कर दूं थोड़ा आपको समझाने के लिए, कि आपके पास एक एलिमेंट यहाँ पे आया था, एक यहाँ पे आया था, एक यहाँ पे आया था, एक यहाँ पे आया था, ऐसी बात है ना? अब देखिए, जी मैम। इस रो को लेना है इस कॉलम के साथ, आंसर आपके पास वही वाली जो पट्टी आपको मैं पूरी करवाई थी तो वो यहाँ पे आएगी। फिर इस रो को लेना है इस कॉलम के साथ, फिर वो पूरी पट्टी इधर आ जाएगी। फिर इस रो को लेना है इस कॉलम के साथ, फिर वो फुल आंसर इधर आएगा, वो जो मैं आपको करवा चुकी सारे सारे। फिर इस रो को लेना है इस कॉलम के साथ, फिर इधर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ है? जी मैम। क्लियर है? Yes, Miss, clear है। जी जी ठीक है, अब देखिए, अब फिर तीसरी रो लेनी है और फिर पहले कॉलम के साथ करना है, फिर यहाँ पे आएगा। फिर तीसरी रो लेनी है, फिर दूसरे कॉलम के साथ करना है, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं है खैर, इसलिए मैं पूरा नहीं करवा रही, बहुत लंबा जाता है। आपने रजिस्टर पे केयरफुली करना है, आपकी छोटी सी गलती आपके फुल आंसर को डिस्टॉर्ट कर सकती है। आपने फिर ये वाली रो लेनी है, इस कॉलम के साथ करना है, यहाँ पे आएगा। ये वाली रो लेनी है, इस कॉलम के साथ करना है, यहाँ पे आएगा। अब आपके पास जो रिजल्टिंग आंसर है वो मैं आपको भी लिखवाती हूँ कि आपके पास जो रिजल्टिंग आंसर है वो आ क्या रहा है। अब जो आपके पास रिजल्टिंग आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 इंटू ए 1 1, इसी तरह 1 इंटू ए 1 2, 1 इंटू ए 1 3, 1 इंटू ए 1 4। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1 कैसे आया। देखिए आपके पास ये 0 0 भी तो है ना, जब आपने सबको कैलकुलेट किया तो पीछे 1 रह गया। अब इसका मतलब ये है कि 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही आएगा ना, A11। जी समझ आई? जी जी मैम। तो आपके पास इसका आंसर जब आएगा, इससे जो अगला स्टेप है वो आपके पास होगा, ये 1 हट जाएगा, क्योंकि 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो वही आंसर देता है। ये 1 हट जाएगा, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट चली हुई थी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आपके पास ये जो आंसर है, ये देखिए अब A के इक्वल है या नहीं है? सेम वही क्वेश्चन हो गया? जी। आपका ये आंसर A के इक्वल है या नहीं है? इक्वल है मैम। यस, आपको यही प्रूव करना था। अब ये देखिए, मेरी बात समझें, आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आप रजिस्टर पे करेंगे आपने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेनी लेफ्ट हैंड साइड।
आपने पूरा इसका प्रोसीजर किया सारा, जी। एंड पे आपके पास जो आंसर आया है वो है ए, जो आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड ली है और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी है। ऐसी बात है? जी मैम। ठीक है, अब आप आगे देखिए, आगे भी बिल्कुल बिल्कुल यही प्रोसीजर है। आपको खैर नोट्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे, नो मसला नो प्रॉब्लम, हर चीज़ हुई हुई है उसमें, और वो मेरे अपने ही एडिटर नोट्स है। आगे आपके पास जो है वो है इसी का ही पार्ट 2 है। वो कह रहे हैं कि ए को I4, ये नजर आ रहा है ना मार्कर? जी इसमें सारा देखिए ए को I4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ए ही आएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद आपने पहले तो I4 पूरा लिखना है, वो होगा 1 1 1 1, डायगोनल के हिसाब से 1 0 0 0। फिर आगे आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे 1 डालना है, फिर 0 0 0, फिर 0 0 1 यहाँ पे, और फिर 0 0 0 और 1 यहाँ पे। अब बताएं क्या ये आपके पास I4 बना है या नहीं है? जी मैम। बन गया ना? जी मैम। अब देखिए जब आपके पास I4 आ गया, आगे आपने क्या करना है, ए को इंट्रोड्यूस करवाना है। जब आप ए को इंट्रोड्यूस मैम ये करवाएंगे, आई फॉर आइडेंटिटी, जी बोले। ये आई फॉर क्या होता है? आई किसके मुखातिब है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक हो गया मैम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आपके पास। अब आपके पास आगे देखिए, आई और ए आपको पता है आपके पास क्या है? आपको वही वाला ए यूज करना होगा जो आपको पीछे गिवन है, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट के ऊपर वो गिवन कर दिया गया। आप लिमिटेड हो गए कि आपने करना है वही ए, जिसमें आपके पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। मैं बार बार अब नहीं लिख सकती, मतलब ये इस तरह था। अब आगे इनके साथ एंट्रीज भी थी A1 1 A1 2 अप टू सो। अब मेरी बात समझने की कोशिश ये करनी है आपने यहाँ पे A इंटू I4 करना है, ये A का मैट्रिक्स लिखना है एज इट इज, फिर साथ जो है ये वाला मैट्रिक्स लिखना है अपने रजिस्टर में। फिर इन दोनों को वही वाला काम, बिल्कुल इजी है, एक रो कॉलम, फिर उसी रो को अगले कॉलम के साथ। अदरवाइज आपके पास आंसर आते जाएंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा क्लियर है कि आपके पास ए के ही बराबर आएगा। आपको नोट्स दे दूंगी, उसमें सब होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? जी मैम। मेरा मेन मकसद है आपको क्लियरली कंसेप्ट देना, और मेरे नोट्स प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आपको क्लियरली हर चीज, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना, ताकि आप जब अपने फ्यूचर लाइफ में हो या अभी आप करें तो आपको मसला ना हो। अब आगे देखिए, आपको इनवर्स फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, आपने क्या करना है, आपने इनवर्स फाइंड करना है इन मैट्रिसेस का। सबसे पहले है जी 3 2, आपके पास -1 और 1। अब मैं कहती हूँ कि मैंने इसका इन्वर्स निकालना है। अब आपको मैंने है इन्वर्स का तो नहीं बताया, अभी मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा डिटेल में कि हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स। पहले तो मैं कहूँगी कि लेट का मतलब जानते हैं आप? लेना, सपोज करना, खुद से ज्यूम करना। मैंने ले लिया ये वाला मैट्रिक्स, अब मैंने इसका जब इन्वर्स निकालना है तो इस इन्वर्स का फॉर्मूला, इसका इन्वर्स, इस ए के इन्वर्स को हम इस तरह शो करते हैं, इसके ऊपर -1 आ जाता है, ये होता है ए इन्वर्स, ठीक है। अब मैंने इसका इन्वर्स निकालना है तो मैं इसको इस तरह शो करूंगी, इसका मतलब कि ये चीज फाइंड करनी है। इसका एक आपके पास फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो आपके पास आपको पहले फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है, अब गौर से देखें, इस ए को लेना है, डिटर्मिनेंट निकालना है इसी तरह से। अब मैंने इसको ऐसे बंद नहीं करता, डिटर्मिनेंट के लिए आप ऐसे ही लिखते हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लिखते हो। अब मैंने करना है 3 2 -1 और 1। अगले स्टेप में आपने जाना है, आपने क्या करना है, 3 को लेना है और 1 को लेना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, दरमियान में आपने माइनस डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने 2 को लेना है और -1 को लेना है, मतलब -1 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। अब आगे क्या स्टेप है आपके पास, 3 1 जा 3 हो जाएगा, -2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। आगे आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 इज 5। ये हो जाएगा आपके पास ए डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ए के डिटर्मिनेंट का आंसर। अब बताएं, यहाँ पे कोई मसला मसाइल तो पूछ सकते हैं? नहीं मैम। ठीक है, अब मैं ये रेस करने लगी हूँ, फॉर्मूला लिखा रहेगा आपके पास जो है वो ये है कि मैंने ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो तो मुझे पता चल गई।
अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए, एक चीज मालूम कर ली, दूसरी एडजॉइंट है। एडजॉइंट ऑफ ए का है कि आपके पास आपको करना ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ए को देखो, इन दोनों की सीट चेंज, इन दोनों का साइन चेंज। सीट ऐसे कि 3 की जगह 1 डाल दूंगी, मतलब ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा, ये हो गया। इसकी समझ आई है? जी मैम। देखिए मैंने सीट कैसे चेंज कर दी। अब आपने क्या फर्स्ट करना एडमिट है, आपको जी जी, अब आपने ये वाला स्टेप तो चले कर लिया। अगला स्टेप ये करना है कि अब इन दोनों का साइन चेंज करना है। इसके साथ +2 है ना, तो इसके साथ आपने -2 डालना है। जब आप इसके साथ -2 डाल देंगे तो आपके पास जो है वो साइन चेंज हो गया। अब इसके साथ -1 है तो इसके साथ +1 डाल देना, सिंपल। एडजॉइंट ऑफ ए भी आपके पास आंसर आ चुका है। यहाँ तक बात बताएं, कोई जो पॉइंट रह गया तो बताएं। क्लियर है? फर्स्ट और 4 की जगह चेंज करनी है, 2 और 3 की साइन। जी बोले। मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट और 4 जो एलिमेंट है उनको आपस में चेंज करना है, उनकी जगह चेंज करनी है, और 2 और 3 एलिमेंट की साइन। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा क्लियरली नहीं आ रही, बिल्कुल कट कट के आ रहा है। आपके नेट का कोई है इशू, बहुत इशू है, क्योंकि आप पाकिज़ा की आवाज़ तो मुझे बहुत क्लियर आती है, हालांकि सऊदीया से फिर भी, और मेरी भी आप लोगों को जा रही है और पाकिज़ा को ज़्यादा क्लियर आ रही है। तो आपके नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, इंटरनेट अपना फास्टली करवा लें, फास्ट इंटरनेट यूज़ करें, ताकि आप जब मुझे बोलें, आप कुछ पूछें तो मुझे समझ आए। अब मुझे आपकी बात ज़रा समझ नहीं आ रही, पता नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। देखिए ए इनवर्स के लिए आपको सबसे पहले आपने ये चीज़ फाइंड करनी थी, वो आपने निकाल ली है। उसके बाद आपको एडजॉइंट निकालना था, ए जो मैट्रिक्स है उसका। उसके लिए आपने क्या किया, इसकी और इसकी सीट चेंज कर दी, एडजॉइंट साथ लिख दिया, ये कर दिया, और इसका और इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया। यहाँ तक बात बताएं तो क्लियर है? अभी भी पूछते हैं तो बताएं। ओके मैम, क्लियर है। ठीक है, अब आपके पास जब दोनों चीज़ें आ ठीक है मैम जी। मतलब जब हम लोग कुछ बनाते हैं, सालन बनाते हैं, तो उसके लिए यही बात है कि आपको पहले मसाला जात रखने पड़ते हैं। बिल्कुल इस तरह से आपने समझे ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी पहले, ताकि आप इसमें पुट करो और आपके पास ए इनवर्स का आंसर आ जाए। अब देखिए ए इनवर्स के लिए आपके पास, मैं कहती हूँ कि 1/5 करूँगी ना, इसमें पुट करूँगी ना आंसर में, फॉर्मूले में 1/5 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास पता है आपको ऊपर क्या है, 1 और 3। आप देखें, गौर से देखें, मैं आपको बताया था ना कि अगर इस तरह वो लिखा हुआ होगा बाय एलिमेंट, तो वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, कहा था ना आपको। जी मैम। तो इसी तरह से ये होगा 1 × 1/5 और 1 × 1/5 -2 × 1/5 और 3 × 1/5। जो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/5, 1/5 -2/5 एंड देन 3/5। ये है ए इनवर्स का आंसर। अब बताएं यहाँ तक अगर नहीं क्लियर हो तो मैं दोबारा बताऊँ। बताएं क्लियर है? जी क्लियर क्लियर है मैम जी। और पाकिज़ा एनी क्यूरी? नो मिस। ये आपके पास ए इनवर्स का आंसर है, और जो हमने फॉर्मूले के तहत फाइंड किया। अदरवाइज आपको भी नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो फिर मसला नहीं होगा, आप इसे कर लीजिएगा। आगे देखें, आगे भी आपके पास ऐसा ही है पॉइंट। आपके पास जो पार्ट 2 है उसमें भी ऐसा ही है। पार्ट 3 है वो मैं आपको करवा देती हूँ, थोड़ा है कि आयोटा का है तो वो मैं आपको करवा देती हूँ। अब आयोटा कहने 2 आयोटा एंड देन आयोटा, और उसके बाद आपके पास है आयोटा एंड देन माइनस आयोटा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं कहूँगी कि लेट ए इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं ले लूँगी ए, इस पूरे को जब मैं ए ले लूँगी तो इस पूरे को जब मैं ए ले लूँगी तो मैंने क्या करना है, ए इनवर्स वाला फॉर्मूला दोहराना है। वो आपको पता है कि वो आपके पास जो है वो ए ऐसे इनवर्स वाला ये फॉर्मूला। इसके लिए आपको सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो आप जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह का, बिल्कुल सीधी स्लाइड। अब देखिए 2 आयोटा को आपने आयोटा के साथ ही माइनस, क्योंकि इसका माइनस है तो माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से आपने अपने फॉर्मूलों को जारी रखते हुए
इसी तरह से इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब आयोटा को और फिर आयोटा को। अब देखिए, अब जब आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होते हैं, मैं वैसे जनरली आपको बताने लगी हूँ कि आयोटा और आयोटा जब मल्टीप्लाई होते हैं आयोटा स्क्वायर होता है। जब आयोटा स्क्वायर होता है तो ऑफ कोर्स -1 के इक्वल होता है। ये आप अभी भी बात लिख सकते हैं अपने पास एज अ जनरल बात। इसको देखते हुए मैंने करना क्या है, मैंने करना ये है कि आपके पास 2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और इस तरह माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, तो -1 इसकी जगह डाल दूंगी, इसी तरह से इसकी जगह भी -1 डाल दूंगी। तो अब आगे देखिए, आगे आपके पास क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो आपके पास 3 आ जाएगा। अब आपके पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ चुका है जो है 3। अब यहाँ तक बताएं कोई बात जो क्लियर ना हो। क्लियर है मैम। ठीक है, अब आपके पास इसका आंसर भी आ चुका है, ठीक है, और वो भी आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू आई है। अब देखिए, अब आपने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए आपने करना क्या है कि आपने वही वाला वापस सीक्वेंस दोहराना है, इसकी और इसकी सीट चेंज, इसका मतलब माइनस आयोटा इधर और 2 आयोटा इधर, इसका और इसका साइन चेंज, इसका मतलब दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह से अब आपने इसको इस फॉर्मूले में डाल देना है, और इस फॉर्मूले में डालने के लिए 1/3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 एंड देन 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक बताएं कोई बात जो क्लियर ना हुई हो तो मैं हाजिर हूँ, मैं बताऊंगी। एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन? क्लियर है मैम जी। नो मिस, नो क्यूरी। ठीक है, आगे जी है आपके पास, आगे जी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो सारे इक्वेशंस गिवन है। अब उस इक्वेशंस में आपके पास जो है वो जो क्वेश्चन है वो है 2x1 -3x2 और आगे जो है वो है 5, और इसी तरह से है आपके पास 5x1 + x2 = 4। अब देखिए, बात समझने की ये है कि आपको इक्वेशंस की, जब आपको इक्वेशंस गिवन होती हैं तो आपको जो है वो पाकीज़ा को तो है पता है, लेकिन आपको तो नहीं पता। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, इसके साथ ये जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं ना, ये अब इसके साथ 2 है, इसके साथ 5 है, इसके साथ -3 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो इसका मतलब कि इसके साथ तो 1 ही है ना, क्योंकि 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको वो वैल्यू जी। देता है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 है। जरूरी नहीं है हम लोग लिखे हैं तो पता चले। अब मैंने क्या करना है, 2 5 -3 और 1 ये एज अ मैट्रिक्स निकाल लिया। अब पीछे क्या रह गया, x1 x2 x1 x2, देखें उसको भी मैंने एज अ मैट्रिक्स अलग कर दिया ये, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लो तो आपके पास ऑफ कोर्स यही आंसर आएगा ऊपर वाला। बेशक आप भी करके देखिए, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास यही आएगा। तो आपने ट्रिक अप्लाई क्या करना है कि आपने इसको थोड़ा मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाना है। इसके लिए आपके ये 2 3 -3 और आगे 5 और 1 को अलग कर लिया, x1 x2 x1 x2, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो कॉलम हो जाएगा, क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाली चीज ही आएगी। अगर ऊपर वाली चीज नहीं आती तो आपको उस टाइप गलत माना जाएगा। अब देखिए 5 4, इसको भी लिख लिया मैट्रिक्स में। अब आपने करना क्या है, इसको आपने ले लिया a, इसको ले लिया x, इसको ले लिया b। जब आपने इसको x ले लिया, इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, तो आपने क्या करना है, आपने, आपको पता है आपने x ही फाइंड करना है, तो आपने इस a को दूसरी साइड पे ले जाना है इधर। तो अब इस x को आपने फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। ये वहां जाके इसकी पावर भी 1 है, वहां जाके -1 हो जाएगी। वो इस तरह से कि मैं आपको, अगर जनरली सी बात है, देखें अगर मैं कहती हूँ a = 1/a, ऐसे ही होगा ना, ये नीचे जाएगा ना इसके। अब देखिए इसकी पावर मेरे पास 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो x = a इनवर्स b हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला, कोई मसाइल बताएं? नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप अपने करना क्या है, करना ये है, बहुत सिंपल सी बात है।
ए आपको पता है ना क्या है, ए आपके पास जो है वो 2 है, 5 है, देन -3 है और 1 है। इसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। और बी जो है ना ये वाला बी इज इक्वल टू आपको पता है कि 5 है और 4 है। इसका इनवर्स फाइंड करो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताएं, आपको इनवर्स का तो पता चल गया होगा, बार बार फाइंड किया, ऐसी बात है ना। अब जी अगर मैम। मैं इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले लिखती हूँ जी a इज इक्वल टू 2 5 -3 1। इसके लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी। इसके डिटर्मिनेंट का जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 17। इसी तरह से इसके जो एडजॉइंट का आंसर आएगा वो होगा आपके पास 1 2 3 एंड देन -5। इसको फर्दर आगे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास जो फुल आंसर आएगा जो होता है ए इनवर्स का आंसर, ठीक है। एक मैं वो कह सकती हूँ कि 1 आगे 1 डिवाइडेड बाय 17 इंटू आगे जो है वो कह दूंगी 1 3 -5 2। ये हो गया ए इनवर्स, ये आपके पास ए इनवर्स हो गया। अब आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसी को तो आपने मद्देनजर रख के आगे सॉल्व करना है। तो इसका मतलब आपने इसका एक हिस्सा जो है ए इनवर्स वो फाइंड कर लिया और बी आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, आपको अवेलेबल है ये क्वेश्चन नहीं। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने इसके साथ इस चीज को और बी वाले को फॉर्मूले में ले आना है। वो इस तरह के मैं कहती हूँ कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो मैं कहती हूँ x इज इक्वल टू ए इनवर्स को तो आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय 17 है, आगे 1 है, -5 है, 3 है, 2 है और साथ में लिख देती हूँ बी की वैल्यू आपको पता है 5/4 है। ये जब आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह की बन गई है तो वो आपने करना क्या, करना कुछ आपने इस तरह है। आप बताएं, आपको क्या लगता है किस तरह क्या होना चाहिए आइडिया। 1 को 5 से और 3 को 4। देखिए मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात बताती हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 17 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, वो इस तरह से कि 1/17 हो जाता, 3/17 हो जाता, -5/17 हो जाता। वो थोड़ा जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराते तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होती, आप और लंबे चक्रों में पड़ जाते। तो इसलिए मैंने साथ इसको फिलहाल अटैच किया हुआ है, अभी इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई नहीं कराया। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो वो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी, फिलहाल इसको बाहर रखना है। तो आपको पता है कि क्या आएगा, 1 इंटू आ जाएगा 5 और प्लस जी आगे है 3 आपके इंटू पास 4। +3 इंटू एस 4 आ जाएगा। और इसी तरह से नीचे आ जाएगा -5 इंटू 5 और इसी तरह +2 इंटू 4। तो इसको आगे आप जब करोगे तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 17 और फुल आप जब इसको वही बात है कि प्लस प्लस कर लोगे तो आपके पास 17 डिवाइडेड बाय आ जाएगा -17। अब इसको अंदर अब आप लेके जा सकते हो क्योंकि आपके पास कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। तो जब आप इसको अंदर लेके जाओगे तो आपके पास आएगा 17 डिवाइडेड बाय 17, नीचे आ जाएगा -17 डिवाइडेड बाय 17। तो अब आपके पास जो आंसर है वो है जी 1 डिवाइडेड बाय 1। 1 यहाँ तक कोई मसला, कोई मसाइल, बल्कि माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे जब कटिंग हुई थी ना 17 1 था 17 17, तो वहाँ पे 1 बचा था, यहाँ पे -1 बचा था। आपके पास आंसर आ गया ये। अब आप देखें, आपको पता था ना आपका x इज इक्वल टू x1 था और x2 था। तो इसका मतलब है कि आपको आपके पास x1 जो है वो 1 है और x2 जो है वो -1 है, क्योंकि यहाँ पे x1 था, यहाँ पे x2 था। अब आप मुझे बताएं कि आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो मैं हाजिर हूँ, बताएं आप कुछ पूछना तो पूछ। दोनों बच्चों से सवाल है, बताएं। ये रहा जी। मिस नहीं, मुझे समझ आ गया सारा। ठीक है, और भाई आपको? चाबी है जी। ठीक है, आपको भी समझ आ गया, चलिए अच्छी बात है। हाँ जी, अब आपके अगले इसके दोनों पार्ट्स इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगी। बस आपको कंसेप्ट देना मेरा काम है इस वीडियो में, जो मैंने आपको यहाँ तक दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया जी कंप्लीट। उसके बाद आपने आगे आना है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब आप आगे आएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है वो आप मुझे बताएं कि इसमें जो है वो आपको मैं पार्ट 3 करवा देती हूँ क्योंकि बाकी तो बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहे हैं। वो है आपके पास a -b आगे -c, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्शन एडिशन बहुत ज़्यादा इजी होती है इन मैट्रिसेस में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a - b फाइंड करना। उसका
जो आंसर होगा उसमें से आपको सी को निकालना पड़ेगा। वो इस तरह मैं कहती हूँ कि ए माइनस बी, ए माइनस बी के लिए पहले ए की इंट्रीज लिखूंगी, फिर बी की लिखूंगी, और जब ए की लिखूंगी तो आपको पता है कि ए की इंट्रीज कौन कौन सी है। ए की इंट्रीज उन्होंने हमें गिवन की हुई है। अब ए आपके पास है जी 1 3 -1, और इसी तरह से -1 2 0। कहीं से अगर मैंने कोई इंट्री गलत डाली तो मुझे बता दीजिएगा। और इसी तरह आपके पास बी जो है वो है जी 2 1 -1 एंड देन 1 3 2, और उसके बाद -1 और 4 और 1। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास देखिए होगा ना 1 -2 -1 -2, आगे आगे आ जाएगा -1, ये वाला स्टेप। थोड़ा इस पे अगर आपके पास डबल माइनस आ जाता है तो आपने ब्रैकेट का यूज करना है ताकि आपके पास गलती का कोई इम्कान ना रहे। इसी तरह से 3 -1 और आगे 2 -3 5 -4, और इसी तरह से -1 माइनस इंटू -1। इसी तरह से आपके पास जो है वो 0 है, ये जो है वो -1 माइनस इंटू -1। आगे आपके पास 0 है, 0 -2 और उसकी तरफ 4 -1। जब आप इसको फर्दर आगे करोगे तो आपके पास a माइनस बी का जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि इन दोनों का मतलब माइनस का वो होता है वो आ जाएगा। तो माइनस जब आपके पास आएगा इसका आंसर तो वो मैं आपको लिख के बताती हूँ क्या है। a माइनस बी का आंसर क्या है, उसमें आपके पास आ जाएगा 1 -1 3 3 2 4 0, बल्कि -2 है, -2 0 और -1। अब मुझे बताएं यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई क्वेश्चन देखे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 3 बनना चाहिए। ये आई थिंक मेरे से गलती हुई है, वेट एंट्री तो नहीं गलत लिखी मैंने, चेक करें तेरा कोई एंट्री मिस मैंने क्या मेरी बात मिस आपने 3 माइनस 1 मिनट 3 -1 की और आपके पास -1 आ गया। 1 मिनट मेरे एंट्री वेट, आपके पास इसका आंसर आता है -1 2, उसके बाद 0, उसके बाद -2 -1 एंड देन -2 और 3 1 एंड 3। और नोट्स से देख रही थी मैंने क्या डायरेक्टली लिख लूँ तो वो एंट्री किसी और चीज़ की लिखी। यहाँ तक देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 1 3, माइनस प्लस माइनस हो गया, बड़ी वाली रकम का जो है वो बड़ी वाली वैल्यू का साइन आ गया। इसी तरह 4 - 1 हो गया, 3 हो गया। इसमें से और इसमें से आपको पता है कि 0 -2 है तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस के अगेन 2 है तो इसलिए माइनस बड़ी वाली वैल्यू वाला आया साइन। इसी तरह से 2 - 3 है तो आपके पास 3 और 2 में से 3 बड़ा था तो माइनस हुआ तो माइनस है लेकिन साइन भी बड़ी वाली वैल्यू का ही आया है। इसी तरह से आपको सोन। अब बताएं यहाँ तो कोई बात समझ ना आई मैम जी 0 में से -2 निकाल तो 0 नहीं आएगी। जी जी 0 में से आप -2 करें तो 0 नहीं आएगा जवाब। जब 0 में से आप -2 करेंगे, गौर से देखें जरा, 0 में से जब आप -2 करेंगे तो 0 में से कोई चीज़ अगर आप माइनस करते हो तो वो चीज़ वही रह जाएगी और वो चीज़ 0 कर देंगे। देखिए 0 के साथ अगर आप 0 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो तब आंसर 0 आता है, मगर अगर आप माइनस के साथ +0 करें माइनस करें तो एज इट इज आंसर वही आएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? जी क्लियर है। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये जो आंसर है किसका है, a - b का आंसर है ना। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने करना है a - b - c। तो मतलब ये है पूरे का पूरा एज इट इज लिखो यहाँ पे उठा के, और आगे जो है वो आपने करना क्या है, करना ये है कि माइनस करके c की जो वैल्यू है ना बुक में वो डाल दो, इन दोनों को माइनस करके आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई बात क्लियर ना हो तो पूछ लो। क्लियर है? मैं पूछ रही हूँ आप दोनों से कि यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें, अदरवाइज लेक्चर है। मिस नहीं कोई सवाल नहीं। ठीक है, और भाई आपका वही 0 वाली बात की मुझे समझ नहीं आई। 0 और 1 की समझ नहीं आई? 0 में से आपने 2 निकाला है ना मैम जी। 0 और -2 की समझ नहीं आई, मैं बताती हूँ उसी की। जी जी ठीक है मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं, वो मेरा काम है। ये देखें 0 है -3 है। अब मुझे आप बताएं कि 0 में से अगर मैं 4 गिलास पानी के माइनस कर देती हूँ, यहाँ 0 में से माइनस कर रही हूँ, जो खुद ही चीज
की है, मैं कहती हूँ कि एक बाल्टी है जिसके अंदर पानी ही नहीं है और उसमें से मैं 4 गिलास निकाल रही हूँ, तो पीछे क्या बचेगा? 4 गिलास बचेंगे और खाली बाल्टी बच जाएगी। मैम ये अगर आप खाली बाल्टी में से निकालेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। देखिए अब ये आपके पास पूरी बकेट है, ठीक है, इसके अंदर वाटर ही नहीं है। अब इसके अंदर जो है वो 4 गिलास तो पड़े हुए हैं, तो जब इस खाली में से 4 गिलास निकालेंगे तो 4 गिलास बचेंगे या ये खाली वाली बर्तन जो है ये बच जाएगा? 4 गिलास खाली गिलास बचेंगे ना। बचेंगे। देखिए अब मैं आपको कहती हूँ कि आप एज्यूम जी करो जी आप इधर गए उधर गए यहाँ घूमने चले गए, ये कर लिया वो कर लिया अपनी लाइफ में, तो आप एज्यूम कर रहे हो, मतलब कि वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे आप जीरो को किसी में ऐड करो किसी में सब्ट्रैक्ट करो, आंसर एज इट इज आना है। देखिए अगर मैं कहती हूँ 0 + 100, मैं कहती हूँ आपको मैंने 100 रुपया दिया, उसके बाद आपको मैंने पैसे ही नहीं दिए, तो आपके पास कितने पैसे होंगे? 100 रुपया ही होगा ना। 100 जी अब मैं कहती हूँ आपको मैंने 100 रुपया दिया, उसमें से मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए, तो फिर भी आपके पास 100 रुपया होगा। तो मैं कहती हूँ कि 0 - 100 = 0, 100 and then 100। इसकी समझ आई? जी क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि 0 मल्टीप्लाई कैसे होता है। अगर मैं कहती हूँ ना इसको मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इसमें इसको सिफर ही करना है। अगर 0 को मैं 100 के साथ कर रही हूँ, 1000 के साथ कर रही हूँ, आंसर में हमेशा 0 ही आना है, ये याद रखिएगा। मेरी बात समझ गए हो? जी जी मल्टीप्लिकेशन में क्लियर आप है। डिवाइड में देखें, अगर मैं 0 को डिवाइड कर रही हूँ 2 पे, आंसर 0 ही आएगा। अगर 0 को कर रही हूँ 1000 पे, आंसर 0 ही आएगा। कैलकुलेट करके देखें, अगर मैं 2 को डिवाइड कर रही हूँ 0 पे, तो आंसर इनफिनिटी आएगा। आपको पता ही नहीं आंसर है क्या, इसकी लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट है। सर के बाद इनफाइनाइट, द नंबर ऑफ amount of number of the molecule in the water of the ocean are infinite according to your theory of infinite। इसका मतलब ये होता है कि आपको नहीं पता, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो यू हैव नो आंसर, इनफाइनाइट, नहीं पता कितना है। सही है? यहाँ तक 0 वाली जी मैम। मसला हल हो गया? जी जी ठीक है, मैथ्स का लेक्चर हो गया एंड आगे मैं करती हूँ फिजिक्स का स्टार्ट। क्लियर? जी मैम। ठीक है, एक्सरसाइज आसान थी मुश्किल थी? ये तो मैम भी आसान है। ठीक है।